भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह। और दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है, धुरंधर फिल्म के अलावा जो फिल्म ने, एक होता है ना कि समुद्र में एक भूकंप आया और उससे सुनामी निकली, उससे लहरें निकली जो बहुत सारे तटों को प्रभावित करती हैं, बहुत सारे तटों पर तबाही भी लाती हैं। तो कहीं समुद्र के बीच में एक धुरंधर नाम का भूकंप आया और उससे जो लहरें निकली वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, यह देखने का समय है। पिछले एक हफ्ते में यह लगातार दिख रहा है। एक वर्ग है जो पाकिस्तान को नैरेटिव वॉर में, क्योंकि धुरंधर को पूर्ण रूप से यदि नैरेटिव वॉर का हिस्सा माना जाए, अगर किसी ने इंटेंशनली बनाया है, नॉन इंटेंशनली बनाया, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर नैरेटिव वॉर में आज तक जो पाकिस्तान के प्रति नैरेटिव हमें परोसा गया और हमें जो एक्चुअली पता था, जो जीवन में हम देख रहे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे थे कि 26/11 का हमला हुआ, हमने देखा, जिया उसको, वैसे बहुत सारे बम ब्लास्ट देखे। तो इस नैरेटिव वॉर में अगर धुरंधर के माध्यम से पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, जो भारत के अंदर भी हैं, भारत के बाहर भी हैं, उनको डेंट यदि पहुंचता है, तो इससे कौन से ऐसे भारतीय हैं, किस प्रकार के भारतीय हैं जिनको तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और यह तकलीफ ऐसी है कि 7 दिन बाद भी तकलीफ हो रही है। जैसे डिमोनेटाइजेशन का, मुद्रा शुद्धिकरण, जिसको आम बोलचाल में नोटबंदी कहा जाता था, अगर नोटबंदी के माध्यम से आज भी कई लोगों को तकलीफ होती है, फिल्म में उसको वह भी एक रोल प्ले करता है। तो ऐसे कौन सी मानसिकता वाले लोग हैं जिनको यह तकलीफ आज के समय में मिल रही है, हम पुष्कर दा से जानना चाहेंगे। पुष्कर दा, बहुत स्वागत। राम राम। सबसे पहले तो भैया राम राम संदीप, तुमको और सभी दर्शकों को। और जो तुमने प्रश्न पूछा है, कौन है वो लोग, कहां से आते हैं, ये कहीं से नहीं आते, ये हमारे ही अंदर से आते हैं, हमारे अंदर के ही लोग हैं। धुरंधर पे जिस तरीके से विलाप जो है फिल्म के आने से पहले, और विशेषतः उसके आने और उसके जिस तरीके से भारतीय जनता ने उसको जो है सरमाखे पे बैठाया है और उसकी जो है वैश्विक उसकी चर्चा हो रही है और उसकी तारीफ हो रही है, उससे जो है अलग तरीके का जो है जख्म जो है हरा हो रहा है। कोई और नहीं है, बाहर का कोई नहीं, अपने ही। लेकिन धुरंधर पे आने से पहले ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या निकल, इससे पहले समझ लीजिए कि इनका डीएनए क्या है, या हमारा आपका डीएनए क्या है, या इतिहास क्या बताता है। इतिहास ये बताता है कि हर राष्ट्र के समय में, हर राष्ट्र में, हर सभ्यता, राष्ट्र तो अब जो है 20वीं शताब्दी से आने प्रारंभ, उससे पहले तो साम्राज्य थे, गण थे, सभ्यताएं थी, सिटी स्टेट थे। सबके सामने एक दोराहा आता है, एक पल आता है जहां पर जो है एक रास्ता जो है उसके विलुप्त होने, उसकी सभ्यता के नष्ट होने की ओर जाता है, और दूसरा एक रास्ता और होता है, और वो होता है कि वर्तमान की पीढ़ी अपने राष्ट्र, अपनी सभ्यता, अपने समाज, अपनी नस्ल, इन सब के औचित्य और अस्तित्व पे जो भी आवाज उठाते हैं, वो भले हमारे घर से आवाज उठती है, उसका जो है समूल नष्ट करने का जो है बीड़ा उठाते हैं। ये दोराहा होता है। जब से सृष्टि हुई है संदीप, और विश्व की जितनी भी सभ्यताएं और नस्लें हैं, कितनी आई कितनी चली गई, ये क्यों प्रश्न नहीं करते कि ऐसा क्यों, कहाँ चली, कईयों को तो पता भी नहीं। ये सारी सभ्यताएं और उनकी नस्लें, उनके विलुप्त होने में का रहस्य उनके ही इतिहास में छुपा होता है। उन लोगों ने वर्तमान के चलायमान समय में कुछ सीखा नहीं होता, उनके पास सिर्फ भूतकाल का वैभव
भूतकाल का सुख और वर्तमान या कह लीजिए कृत्रिम सुरक्षा का जो आवरण उनके ऊपर ओढ़ा होता है, वो जो है वर्तमान का अजेय सत्य मानकर बैठे रहते हैं और इस चक्कर में वो अपने भविष्य की आहुति दे देते हैं। इसलिए जो है ना भारत इसका अपवाद है, ना भारत के सनातनी इसके अपवाद है। और हम तो स्वयं में अपने आप में एक उदाहरण है। शताब्दियों की दासत्व, गुलामी, ह्रास, सब कुछ हमने जो है हमारी पीढ़ी ने तो जो है इसके दोनों रूप देख लिए। हमने हमेशा हमारे यहाँ जो है अपने अपने स्वार्थ में और ज्ञान, अपने चातुर्य, इसको अपना अहम पॉइंट बनाया है और उसी में जो है हमने वर्तमान में जो है इतने अंधे हो गए कि मैं और स्वयं के अलावा राष्ट्र, समाज, संस्कृति और भविष्य सबकी तिलांजलि दे। ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने मैं के देश के आगे मैं को रखा, तो अगर हम आज के जिन लोगों को हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर अपने उद्गार प्रकट करते हुए, अगर ये अंग्रेजों के समय में होते तो ये अंग्रेजों के साथी होते। अगर ये मुगलों के समय में होते तो मुगलों के चाटुकार होते। और आज भी वेस्टर्न एजेंडा को ही प्रस्तुत करने के लिए, मतलब ये पीढ़ी अभी गई नहीं है, ये है भाई। देखिए, ऐसा है कि अपने स्वार्थ और वर्तमान का सुख, उसमें ये स्वीकार कर लेते हैं उन दोनों चीजों के लिए कि दास और दासत्व उनकी नियति है। तो इनकी होड़ होती है सर्वश्रेष्ठ दास बनने की, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली है हमारे। लेकिन यही अपने ही 1800 लोगों को, लेकिन ये फिर अपने ही लोगों को तो दास बनाकर भी तो रखते हैं ना। इतिहास पता नहीं भारत में जो दर्शक है हमारे कितना पढ़े हैं। जब अफ्रीका से दास का व्यापार चालू हुआ है, तो अफ्रीका में अफ्रीकियों ने ही अफ्रीका को जो है दास जो है के रूप में बेचा और व्यापार। अफ्रीका का जो आपका पूरा जो है वेस्ट कोस्ट था, वहीं से ही जो है दासों की सप्लाई यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका होती थी, और उसको जो है धंधा करने वाले थे वो वही थे, अफ्रीकन ही होते थे। ये एक बड़ा कटु सत्य है, तो कोई अनोखी बात नहीं है। 1857 के बाद जितने राजा रजवाड़े, नवाब साहब, राय बहादुर, चौधरी, ये सब कौन थे? ये सब वही थे, अपने ही तो थे। इसको और समझ लीजिए, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। 1920 के दशक में क्रांति का जो है आग जली भारत में। बिस्मिल उसके जो है प्रेरणा थे, नायक। और 1930 के शुरू के दशक में वो क्रांति की आग जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर की मृत्यु के बाद जो है बुझ गई, 1.5 दशक में। और उन 1.5 दशकों में इन क्रांतिकारियों को के साथ सामने आके या परोक्ष से उनका सहायता करने में उनकी संख्या 10 से लेकर 20,000 से ज्यादा हमारे पुरखे नहीं थे। उनके संग सहानुभूति थी, उनके संग लगाव था, लेकिन वो ज्यादातर पुरखे हमारे तटस्थ थे, क्योंकि वो अपना वर्तमान जो है किसी से छेड़ना चाहते। वो क्योंकि जो है इच्छा थी कि क्रांति करें और बदलाव हो, लेकिन उसमें जो उस आहुति में उनका हाथ नहीं जलना चाहिए। ये बड़ा कटु सत्य बता रहा हूं। दूसरा, 1930 के दशक में आखिरी में काल में
गांधी ने, नेहरू ने मिलकर षड्यंत्र करके सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर जाने दिया, निकाल दिया। हमारे ही पुरखे थे जो गांधी नेहरू के साथ खड़े रहे, सुभाष चंद्र के पीछे नहीं गए। हाँ, सुभाष चंद्र की तो आंतरिक रूप से, मन से सुभाष बाबू के साथ थे, नेताजी के साथ, लेकिन व्यवहारिक और शारीरिक रूप से वो गांधी नेहरू के साथ है। क्यों? गांधी और नेहरू उनको ढाल प्रदान करते थे, उनको एक सुनिश्चितता प्रदान करते थे, जबकि जो मार्ग सुभाष चंद्र बोस ने चुना था वो अनिश्चितता का था, कष्ट का था। तो हमारे पुरखों ने वर्तमान का सुख ऑप्ट किया। आज सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस काल का सत्य यही है। आज जो है बड़े आलोचक हैं लोग कि वो सुभाष चंद्र बोस गए और वो हिटलर से मिले और जापान में ताजो से मिले। आप आज आलोचना कर रहे हो, वो शख्स भारत छोड़ के इसलिए गया था कि उसको जितना भारत के समाज की कमजोरी का एहसास और उसको एक्सप्लॉइट करने की विधा गांधी के पास थी और नेहरू के पास। भारत की जनता की भीरुता, उनका भावनात्मक रूप से उनको जो है दासत्व के प्रति प्रेम, आंख बंद कर एक नेतृत्व के पीछे जाना, जो उसको तो उतना ही सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का रास्ता कष्टमय था, इसलिए जानते थे कि उनके पीछे भीड़ नहीं आई और नहीं आई। पर उसी प्रकार से जो कष्टमय रास्ता था वो तो भगत सिंह जी का भी था, चंद्रशेखर आजाद का भी था, राम प्रसाद बिस्मिल का भी था। प्लस इसमें एक पॉइंट हम लोग शायद थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे दादा, क्योंकि हम आज के मीडिया तंत्र को ही, क्योंकि जिन लोगों का कष्ट दिख रहा है उनका वो लार्जली मीडिया से एसोसिएटेड रहे हैं। लार्जली प्री 1947 का जो मीडिया था वो मुख्य रूप से अखबार थे, और वह लार्जली ब्रिटिशर्स के हाथ से ही कंट्रोल होते थे। हिंदुओं को या स्वतंत्रता सेनानियों को अपना अखबार निकालने के लिए उतनी अनुमति नहीं थी, उनके कागज नहीं थे, बहुत रिसोर्सलेस कार्य था वो। तो उस समय का मीडिया तो नेहरू गांधी की ही बात कर रहा था, ब्रिटिश सपोर्टेड मीडिया था, तो जनता में उन्हीं की बात जा रही थी, इसलिए जनता उन लोग को उनके पीछे जा रही थी। भाई आज हमको अगर सुभाष जी की कहानी पता है तो क्या उस समय उस जनता को पूरी कहानी कायदे से पता थी? संदीप, अखबार पढ़ रहे थे वो लोग सब ब्रिटिशर सपोर्टेड अखबार थे। हर काल का मीडिया अलग होता है, उसके स्रोत अलग होते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो की बात जी मैं बता रहा हूँ, वो मीडिया जो था वहां पर जो है पत्रकारिता, पत्र छापना या अपने हाथ से या किसी करना, वो एक जो है एक बौद्धिक संघर्ष का अस्त्र होता था। ये मीडिया टू मीडिया अभी कंपेयर भी मत करो, क्योंकि बेसिकली उस मीडिया के पीछे भी हमारे ही अपने लोग हैं। मीडिया से एक मुखौटा हो सकता है। 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया आ गया, आज से 21 शताब्दी से पहले तो सोशल मीडिया ही नहीं था। आप एकदम सही बात कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया टुडे अभी कल अपना 50 साल मना रहा है। हम 2025 में बैठे हैं। इंडिया टुडे 50 साल पहले यदि शुरू हुआ होगा तो 1975 में इमरजेंसी के समय शुरू हुआ था इंडिया टुडे, जब सारे अखबार बंद कर दिए गए, सबकी लाइटें काट दी गई, सारे पत्रकारों को, एडिटर्स को जेल में डाल दिया गया, तब अरुण पुरी का इंडिया टुडे शुरू होता है। और तो उनके पिता थॉमसन प्रेस के मालिक थे, थॉमसन प्रेस ब्रिटिशर्स का था। तो इसलिए मेरे दृष्टिकोण से जब मैं उसको बहुत गहराई से देखता हूं तो मुझे अरुण पुरी एक लाइन और इसलिए आज लल्लन टॉप से जो धुरंधर फिल्म का रिव्यू आता है वो पूर्ण रूप से लल्लन टॉप की जो पूरी टीम है वो एंटी धुरंधर व्यवहार कर रही है, एंटी धुरंधर बात कर रही है, प्रोपेगेंडा बता रही है और तकलीफ में है, दर्द में। लल्लन टॉप इंडिया टुडे, तो वही मतलब वो आज भी चलता हुआ हमारे सामने आज आ जा रहा है। जी देखो, लल्लन टॉप, इंडिया टुडे या कोई भी नाम ले लो, हम जब मैं बेसिकली जो है इस पे जाता ही नहीं हूँ। कारण बहुत स्पष्ट है कि मुझे क्या आज इफेक्ट दिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या थे भाई। आप ये देखिए कि ये जो अरुण पुरी, ये थॉमसन प्रेस, ये लल्लन टॉप, ये उसके पीछे जो आदमी वो कौन है? ये हम ही है भाई।
इसको ही हम जो है जब इसकी आलोचना करते हैं तो ये स्वीकारना बहुत आवश्यक है हमारे। उसका मैं और बता देता हूँ, मतलब सुभाष चंद्र बोस से पहले फिर मैं इतिहास पीछे ला जाता हूँ। ये जो बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर, जो क्रांतिकारी, जो 15 साल की एक हरियाली आई थी, खत्म हुई, उनके मौत के फरमान पे दस्तखत ब्रिटिश साम्राज्य के राज्य के जरूर थे, लेकिन उसको फांसी देने वाला, पकड़वाने वाला मुखबिर हम और आप थे, हमारे पुरखे थे। यदि आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इस पे आत्मचिंतन नहीं करेंगे कि हमारे पुरखों ने क्या किया, तो फिर आप जो है उलझ जाएंगे थॉमसन, अरुणपुरी और ललन टॉप। मैं बिल्कुल उस पर नहीं जाता, क्योंकि चंद्रशेखर, मैं इस पे फिर आता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जब जो है जर्मनी वहां से पनडुब्बी द्वारा पहुंचे और ताजों से मिले, तब उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 50,000 आदमी चाहिए, 50,000। और क्या बात, सबसे बड़ी बात क्या कही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, कि एक बार मैं मेघालय के रास्ते भारत में घुस जाऊंगा और भारत की जनता को विश्वास होगा कि उस रास्ते में कलकत्ता पहुंच जाऊंगा, तो भारत की जनता मेरे साथ आ जाएगी और जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय हैं वो जो है हथियार डाल लेके जो है मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जब तक भारत की सीमा में विजय करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक भारत की जनता को विश्वास नहीं होगा कि यह जीत ही लेगा, तब तक जो है उस घोड़े पे वो दांव नहीं लगाएंगे। ये हमारे पुरखों ने किया है ये पाप, इसलिए ललन टॉप है, इसीलिए इंडिया टुडे है। और फिर अब आप ये बात कह रहे हैं तो मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। जी जी, एक मिनट, मैं बात खत्म कर लूं। इसीलिए आजाद हिंद फौज में पहले लोग कौन भर्ती हुए थे? वो भर्ती हुए थे जो है जापानी सेवा से अंग्रेजी सेना हारी थी और जो भारतीय युद्धबंदी थे वो पहले शामिल हुए। जब वो शामिल हुए तब मलाया उस स्टेट में जो रहने वाले भारतीय थे वो शामिल हुए इनके साथ। और जैसा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, जब मेघालय घुसे और मेघालय के मणिपुर के रास्ते में, और वहां पर जो है इनकी पहली पराजय खबर आई, उसके साथ जो उनके साथ थे उन सब ने अंग्रेज सेनाओं के सामने हथियार डाल दिए। हम जो है अपने हारों पे बात नहीं करते हैं, ये कमजोरी है, क्योंकि ये हमारा कच्चा से किसी ने वहां पर जो है लड़ते लड़ते जान नहीं, ज्यादातर लोगों ने समर्पण किया। बिल्कुल वही साइकोलॉजी सुभाष चंद्र बोस को मालूम थी। तो जब यहां पर इस तरह की निरंतरता किसी नस्ल में है, तो आप समझ लीजिए कि कितना वो प्राउड फील करते होंगे ऐसे लोग। क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद यही लोग तो जो है सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हुए, इसी समाज ने प्रतिष्ठा दी, इसी के यहीं के राजनीतिक नेतृत्व ने उनको दोबारा उभारा, नहलाया धुलाया और उनको प्रतिष्ठित किया। जो लोग जो है 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों को, कांग्रेसियों को और क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुखबरी करते थे और उनको कुचलने के लिए, उनका दमन करने के लिए अंग्रेजों का साथ देते थे, वही लोग 15 अगस्त 47 के बाद उसी भारत की जनता के कर्णधार बनाए गए। इसी में दो उदाहरण मैं देना चाह रहा था, इसी आपकी बात का समर्थन करते हुए। अभी 2-4 दिन पहले इरफान हबीब, जो इतिहासकार सो कॉल्ड रहा और फिक्शन राइटर ज्यादा रहा, जिसने भारत का इतिहास बिगाड़ने में बहुत कार्य किया, उसने कोट किया यशपाल को कि यशपाल ने राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह के नाम पर उन्होंने कुछ फर्जी कोट डाल दिया कि उन्हें वंदे मातरम नहीं समझ में आ रहा था। ये पानी, यशपाल वो था जिसने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की थी, और यशपाल वो है जिसकी कहानियां और जिसको लेखक स्थापित किया कांग्रेसी सरकार ने। झूठा सच नॉवेल रही उसकी, और पर्दा नाम की कहानी हमने पढ़ी। और लखनऊ का कॉफी हाउस, जो उस समय का सबसे बड़ा स्थान हुआ करता था, पोस्ट 1947 यशपाल को कांग्रेस सरकार ने दिया कि हाँ ये तुम रन करो, और वहां पर सारी गोष्ठियां, सारी चीजें होती थी, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस होता था यशपाल। दूसरा उदाहरण
दिल्ली से खुशवंत सिंह, बड़े प्रख्यात लेखक रहे, एडिटर रहे इंडियन एक्सप्रेस के, इत्यादि इत्यादि। और जब तक सिखों पर अत्याचार नहीं कर दिया इंदिरा गांधी ने, तब तक वो इमरजेंसी का समर्थन करते रहे, इंदिरा गांधी और कांग्रेसी परिवारों का समर्थन करते रहे। कौन था खुशवंत सिंह? दिल्ली के मेन लुटियंस में उसकी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था। उसका बाप अंग्रेजों का कॉन्ट्रैक्टर था और भगत सिंह जी के खिलाफ गवाही देने में नंबर 1 आदमी था, नाम था शोभा सिंह। और इन्हीं लोगों की पीढ़ियां आज भी दिल्ली लुटियंस में राज करती हैं। इन्हीं की पीढ़ियों को, इन्हीं की अगली जनरेशन को जो तकलीफें, जो सेकुलरिज्म के नाम पर आज जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव से समस्या है, यही लोग हैं। वो आज भी हमारे आपके बीच में, चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि वो आज भी हमारे आपके बीच में है। दादा, पर इससे एक सवाल हो कि आज जो करंट जनता का हमको व्यवहार दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हम अपना कोर्स करेक्शन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको मैं बहुत स्पष्ट रूप से है, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है। अभी भी जो है, जो विरोध जो कुछ हो रहा है वो नामों पे हो रहा है। अभी भी जो है लग रहा है ऐसे मीडिया ही बहुत बड़ा जो है राक्षस पैदा हो गया। बहुत थर्ड क्लास, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। ये उसके हथियार है। आप उसके पीछे यदि नहीं जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि धुरंधर फिल्म के प्रदर्शित होने से पहले ही जो विलाप चालू हुआ है और उसके बाद जो है चल रहा है, और कौन कर रहा है? भारत का प्रबुद्ध इलिटिस्ट ग्रुप कर रहा है। वो चाहे मीडिया में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे जो है साहित्य में हो, ठीक है, या रोजमर्रा का मिडिल क्लास का एक वर्ग हो, वो कर रहा है। और बहुत बेशर्मी से कर क्यों? रहा है। और क्यों कर रहा है और मालूम है? बहुत बेशर्मी से कर उसको, रहा है। हाँ बिल्कुल, उसको बेशर्मी का, आपको शर्म की जो है परिभाषा आती है ना, उसको शर्म की नहीं आती। जब आप यदि उसको शर्म की परिभाषा आ जाती, सही परिभाषा, तो ऐसा क्यों करता? वो नहीं है। मैं समझता हूं कि जो ये विलाप चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन भयावह ज्यादा है मेरी दृष्टि में। और पर ये मंथन यदि, काल का एक चरित्र, एक लक्षण मानते हैं आप, जो दिख रहा है, हाँ जो मतलब आप ये सदैव समझिए कहते हैं कि ये ये मंथन काल। समझिए कि भारत का ही नागरिक हम्म। आदित्य धर, जो कि धुरंधर का लेखक, निर्देशक और निर्माता है, उसके विरुद्ध इसलिए हो गया है कि उसने अपनी फिल्म में उन सत्य घटनाओं को दिखाया जिसने भारत की छाती को छलनी किया। इस पे नाराज है। और साथ में और उस वो इस पे ज्यादा नाराज है कि इस फिल्म ने पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद का बड़ा स्पष्टता से जो है नाम लिया है, और उस नाम लेने में भारत के ही राजनीति के एक नेतृत्व और उनके सहयोगी लोगों के, उनके साथ अवैध संबंधों को पर पर्दाफाश किया। जिस तरीके से कोई पुरुष और स्त्री अवैध रूप से जो है हम मिस्त्री करते हैं और लाइट जला दे, दरवाजा खोल दे, जो उस वक्त स्थिति होती है, वही स्थिति इनकी। इससे बढ़िया और मेटाफर मुझे मिल नहीं सकता था जी। अंतिम, मैं 30 सेकंड में एक बात कहूंगा कि जो धुरंधर में जिन्होंने विलाप किया, विधवा विलाप किया, आलोचना किया, आक्रोश व्यक्त किया, उनके विरुद्ध जो भारत की जनता की तरफ से प्रहार हुआ या प्रतिघात हुआ है, यह एक सुखद घटना है। और मुझको ये आशा की किरण दिखती है, क्योंकि ये हमारी वर्तमान की पीढ़ी का ही दायित्व है कि अपने पुरखों के जो हमने गलतियां की, उसका प्रायश्चित हम आज करें। क्योंकि समय काल तेज चल रहा है, चलायमान है, विप्लव काल है, और जो चीज, जो घटनाएं शताब्दियों में हमारे साथ हुई, उसका निवारण का जो है कम समय में बूस्टर डोज करने का हम पे एक काल आया है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम दोहराए पे हैं। यहां पर हमको शत्रुबोध बड़ा स्पष्ट ये होना चाहिए कि हमारा शत्रु जो है मुसलमान और ईसाई नहीं है, वो काल है हमारा।
क्योंकि वो अपने अस्तित्व को जिंदा रहने के लिए आपका मरना उचित है, लेकिन हमारा शत्रु हमारा ही घर का है, अपना ही है। जब तक हम कलेजा कड़ा करके उनको प्रतिघात ही सिर्फ नहीं, उनका समूल नष्ट करने का हम प्रतिज्ञा हमारी पीढ़ी नहीं करेगी, तो संदीप हम जो है वी विल लूज मोमेंटम। मेरी पूरी बात आज करने का यही है कि ये दायित्व इस पीढ़ी का है, पुरानी पीढ़ियों के गलती और पापों पे पानी ना डाल के उनको स्वीकार करके प्रायश्चित करके और उस प्रायश्चिता के उसमें परोक्ष में हम जो है अपने शत्रुओं को, भले ही वो आपके तरह ही अपना उसको पहचान के उसके समूल नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। बस मैं यही बात कहूंगा और यही मेरी जो है सारे लोगों से अपील भी होगी। जी जी, नहीं पुष्कर, बहुत सही बात आपने कही कि इस समय की मांग क्या है। अक्सर हम जिस समय में जीते हैं उस समय की मांग को नहीं समझ पाते। हाइंडसाइट में देखना बड़ा आसान होता है, पर उस समय में उस समय की मांग को देखते हुए जीना या उसके अनुसार अपने निर्णय लेना वो बड़ा आवश्यक होता है। और इसमें तो जो आपने कहा समूल नाश की बात, तो उसमें फिल्म का जो माधवन का डायलॉग है कि मुट्ठी बंद करने का समय आ गया है और अब ऐसा होना चाहिए कि दुश्मनों के ख्वाब में भी हम नजर आ जाने चाहिए। तो उनके जो एक होता है कि एक सरकार का आतंक होता है, जो इस समय योगी जी का आतंक है, बाकी जगह पर आतंक तो नहीं कहूंगा, वो है जो एक कानून व्यवस्था स्थापित की है, पर एक समाज का आतंक होता है जो आपको मुस्लिम क्षेत्र में जाने में महसूस होता है, सरकार भले उनकी हो चाहे ना हो। वह समाज का जो डर है वो अब हिंदुओं का होना चाहिए, अन्यथा या तो उनसे डरिए या आप उन्हें डरा के रखिए, जिन लोगों की बात पुष्कर ने कही। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। और फिल्म से सबसे ज्यादा तकलीफ एक सीन को लेकर है, जिससे ट्रेलर शुरू होता था। वह था जब जियाउल हक का नाम लिया जाता था और जियाउल हक के नाम पर यह बताया आईएसआई के इकबाल ने कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ये हम सुनते थे, पर उसको जब हम विजुअली देखते हैं तो वो जो है वो एक राइटिंग का, लेखन का, फिल्म का, और सिनेमा अपने पीक पर जाता है उस सीन में। तो शायद उससे भी वामपंथियों को बहुत तकलीफ है कि ये सब काम वो किया करते थे। तो अब नैरेटिव पर भी हिंदुओं का अपना पकड़ बनता जा रहा है। यह एक सुखद है, यही जो है सुखद है, और उसको जनता का समर्थन भी है, यह भी सुखद है। तो इसके साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। पुष्कर ने जो कहा कि हमें पुरानी गलतियों को अब नजरअंदाज नहीं करना है, उनका हेड ऑन लेना है, और देश के प्रति अब वह समय है, ये देश इस समय ना समय की मांग है जो देश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास फिर से एक मौका आया है जो 1000 साल में पहली बार आया है। 47 में आया था, पर अब वो फिर से हमें मौका मिला है। अब हमारे पास वापस जाने का कोई लग्जरी है नहीं। तो कृपया कमेंट्स अपनी राय हमें जरूर बताएं। यदि आपको बातें उचित लगी तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध पुष्कर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जानकारी, अपना राम राम भैया, राम राम। अनुभव हमसे साझा किया। राम राम, वंदे मातरम।